नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये मेरा सेकंड वीडियो होने वाला है। इसमें मेरा इंटरव्यू कैसा गया, कैसा रहा, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यहाँ से अपनी एंट्री हो जाती है। यहाँ पे गार्ड सर बैठे रहते हैं, वो चेक करते हैं। और मेरा इंटरव्यू 10 जुलाई को था, 6th फेज़ में था। और यहाँ पर आपको बैग वगैरह रखवा के यहाँ पर वेटिंग हॉल में बिठाया जाता है, जो अपन ने लास्ट वीडियो में बात कर दी थी। फिर आपका सेकंड या फर्स्ट फ्लोर पे आपको ले जाके वहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है। तो मेरा जो इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है, मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। जो यहाँ पर बोर्ड का आप अगर देखें तो यहाँ से जो पियोन मैम होते हैं वो आपको गेट खोल के यहाँ एंट्री करवा देते हैं। यहाँ पर जो बोर्ड बैठा रहता है, जैसे चेयरमैन मैडम है, और मेरे केस में यहाँ पर जो ये मेंबर 1 थे, और यहाँ पर ऐसे गोल सा एक चेयर था, उस पर आप मान लो मेंबर 2 थे, और यहाँ पर एक लेडी मेंबर थी। ठीक है, तो मेरा बोर्ड जो था वो संगीता आर्य मैडम का बोर्ड था। ठीक है, तो मैंने जैसे ही मैम ने गेट खोला, मेरा मतलब मैं सेकंड लास्ट था जाने में ना। जो 7 लोग थे हमारे मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, उसमें मैं सेकंड लास्ट था। और जब मुझे एक चीज़ मैं बहुत अच्छी आपसे शेयर करना चाहूँगा, जब आपको यहाँ से ले जाके इस जो वेटिंग हॉल में बिठाया गया था ना, तो मैं वेटिंग हॉल में बैठे बैठे काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में आती है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो गया तो आप ही काफ़ी चीज़ें सोच रहे हैं। यहाँ वेटिंग हॉल में ना एक बहुत अच्छी एक कोटेशन लिखी हुई है, वो आपका स्ट्रेस कई गुना जो मतलब कम कर देती है, और मुझे बहुत अच्छी लिखी। और आरपीएससी में वैसे भी कोटेशन कई सारी है। वो जो कोटेशन लिखी हुई है वो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, कि एक सरल व्यक्तित्व और साधारण, अगर आपकी पर्सनैलिटी है, अगर आपका व्यक्तित्व साधारण है, सरल है, इससे ज़्यादा रोमांचक किसी व्यक्ति को कुछ नहीं लगेगा। मतलब आपको ज़्यादा बनने ठनने का इससे जो सेंस आता है वो है कि अगर आपका जितना साधारण सरल व्यक्तित्व है, उससे ज़्यादा इंटरव्यू बोर्ड को उनका कहने का एक प्रयास कि उससे ज़्यादा कुछ उनको प्रभावित नहीं करता है। तो ये कोटेशन ने मुझे बहुत मतलब एक तरीके से संबल दिया। मैंने कहा एक सिंपलिस्टिक पर्सनैलिटी की वो तलाश कर रहे हैं, और उन्होंने ऐसा लिख भी दिया। तो एक चीज़ आप ये ध्यान रख सकते हैं, जैसे मेरे कई दोस्त यूपीएससी वगैरह का इंटरव्यू दिए हैं, तो वहाँ से भी मुझे थोड़ा नॉलेज था कि आप जाते हो तो आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते जाओ। हो सकता है इंटरव्यू में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप यहाँ बोर्ड में आए हो, आपने आरपीएससी में क्या क्या ऑब्जर्व किया, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये चीज़ भी आप यहाँ बता सकते हो। जैसे कि हम लोग गए थे तो आरपीएससी में जो टॉयलेट था वो उतना फंक्शनल नहीं था, इतना साफ़ नहीं था, तो आप छोटा मोटा बता सकते हो। बाकी तो व्यवस्थाएं अच्छी थी, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था। तो अगर आपसे इंटरव्यू में मान लो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो एक अच्छे प्रशासक की ये खूबी होती है कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। वो उसका जो देखने का नज़रिया होता है, ग्रीनरी वगैरह, आप सब चीज़ें देखिए। इसके अलावा जब आपको यहाँ से जो फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे ले जाया जाता है, तब बहुत सारे कोटेशंस आते हैं ना, आप उनको पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट आपको 1 या 2 भी याद रख गए, और आपको मान लीजिए वो क्वेश्चन पूछ लिया बाई चांस, तो आपका बहुत बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि बच्चा मतलब कितना सजग प्रकृति का है। तो यहाँ पर ऊपर जाते हैं तो आप बी आर अम्बेडकर के कोट्स है, गांधी जी के कोट्स है, बहुत अच्छे अच्छे कोट्स हैं, वो आपको पढ़ने को मिलते हैं। चलो वापस इसमें लौट के आते हैं। एक्चुअल में अपने को यही डिस्कस करना है। तो मेरा टाइमिंग अराउंड मेरा 41 मिनट के अराउंड इंटरव्यू चला था, तो काफ़ी लंबा चला गया था। मेरा बैकग्राउंड भी टूरिज़्म वगैरह का था, उसकी वजह से, और थोड़ा मैं डिस्ट्रिक्ट वगैरह की वजह से, जैसलमेर मेरा डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, उसकी वजह से काफ़ी ये हो गया था, थोड़ा लंबा चला था मेरा। तो आप टाइमिंग अगर देख ली तो मैंने टाइमिंग उस टाइम चेक किया था, मेरा शायद अब मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा 12:30 या 12:20 के आसपास मैं एंटर किया था। तो मैंने एंटर करते ही आफ्टरनून हो चुका था, तो मैंने गुड आफ्टरनून किया मैम को और सब सर को, इधर लेडी मैम को भी। तो यहाँ बैठा, और मैडम ने बोला थोड़ा आप चेयर आगे लेके बैठिए। तो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। यहाँ एक आगे टेबल रखा हुआ था, जिस पे एक मिरर रखा हुआ था, बुक और पेंसिल यहाँ पे रखा हुआ है। अब से सबसे पहले तो मुझे मैम ने यही पूछा कि आपने 10th में कितने परसेंटेज है, 12th में कितने परसेंटेज है, फिर 12th आपने कहाँ से की है। मैंने 12th जोधपुर से करके रखी है। उसके बाद मुझे पूछा आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है, तो मैंने 2019 में ग्रेजुएशन करी है। तो बोला 2019 में आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी है। मैंने ट्रांसक्रिप्ट भी डाली थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ थोड़ा एक्सप्लेन करके, आपको आंसर्स भी साथ साथ जो भी है वो बताता जाऊँगा। तो वहीं से मैंने इंटरव्यू को थोड़ा गाइड कर लिया था कि जब मुझे टूरिज़्म का
मेरा बैकग्राउंड था। तो मुझे उन्होंने पूछा कि आपने 2019 में अगर ये किया है तो उसके बाद क्या कर रहे हो। तो मैंने उनको उसी टाइम बता दिया कि 2019 के बाद मैं टूरिज़्म इंडस्ट्री में थोड़ा पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ। फिर मेरे जो क्वेश्चंस थे वो टूरिज़्म की तरफ आ गए। तो मैम खुद 1990 के अराउंड जैसलमेर गई होगी। तो उन्होंने पूछा कि जैसलमेर के जो टूरिज़्म में 1990 से अब तक क्या डिफरेंस आया है। फिर सेकंड क्वेश्चन आया कि जैसलमेर टूरिज़्म में क्या क्या इशू है। इजी क्वेश्चन थे, मैं प्रिपेयर भी था इन चीज़ों के लिए, तो मैंने आराम से आंसर कर दिए। और फिर थर्ड क्वेश्चन था कि आप इनका कैसे सॉल्यूशन करोगे। फिर फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखें तो कि आपके पास तो टूरिज़्म से रिलेटेड बहुत अच्छी नॉलेज है, उन्होंने मुझे बोला, तो आप इधर मतलब आरएस में क्यों आना चाहते हो। तो ये क्वेश्चन भी फिर प्रिपेयर करते हैं कि सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं। तो मैडम ने इसके भी अलावा 10-12 क्वेश्चन मुझसे पूछे थे। ट्रांसक्रिप्ट जो मेरी है उसमें पढ़ी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो टूरिज़्म की पोटेंशियल पूछी जैसलमेर में। इसके अलावा सॉरी, टूरिज़्म से जो नेगेटिव इम्पैक्ट आए हैं जैसलमेर के टूरिज़्म पे, टूरिज़्म की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आए हैं वो मुझे पूछे गए थे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या क्या एफ़र्ट किए हैं वो पूछा गया। इसके अलावा फिर मैडम ने मुझे लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि आपकी हॉबी क्या है। तो मेरी हॉबी पॉडकास्ट थी और एक कैमल रेसिंग थी, लेकिन उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। फिर जो नंबर 1 थे सरदार जी थे, ये इनको इशारा किया गया। तो इन्होंने मुझे रिजर्वेशन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली क्या डिसीजन आया है वो पूछा मुझे उन्होंने। इसके बारे में फिर रिजर्वेशन पे थोड़ी डिबेट टाइप होगी कि आपका क्या ओपिनियन है, कैसे इसको ठीक किया जाए। और SC/ST के रिगार्डिंग भी पूछा कि कुछ कास्ट मतलब बेनिफिट उनको ज़्यादा मिल रहा है, कुछ को कम मिल रहा है, आपको नहीं लगता। तो मैंने वही एक बैलेंस आंसर दिया था। और फिर क्रीमी लेयर पे भी पूछा कि SC/ST में क्रीमी लेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने पूछा कि इजराइल ने जो ईरान पे अटैक क्यों किया इजराइल ने, तो उसका भी मैंने आंसर प्रिपेयर कर लिया था, करंट अफेयर्स में था। फिर पूछा कि IWT क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी। और फिर पूछा कि इसमें जो अपन पानी इंडिया रोक पाएगा इसका कुछ अभी मैकेनिज़्म है या नहीं। तो मैंने बोला था कि सर अभी तो मैकेनिज़्म नहीं है, और जो रन ऑफ द रिवर जो डैम है वो वहाँ पर है। तो बोला कि कौन कौन से डैम बनाने की जो वहाँ पे प्रक्रिया है चल रही है और कब तक ये अपन अचीव कर लेंगे। इस तरीके से उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे। इसके अलावा फिर जो ये नंबर 2 थे, ये थोड़े आराम से क्वेश्चन पूछते थे। पहले खुद बहुत सारा एक्सप्लेन करते थे, फिर क्वेश्चन पूछते थे। तो ऐसे पूछने लगे कि जैसलमेर में बहुत सारी फसलें हैं, ऐसा है ऐसा है। फिर मुझे लास्ट में यही पूछा कि जैसलमेर में कौन सी फसलों की खेती होती है। 2-3 तो उन्होंने खुद ही बता दी थी सॉरी। फिर मैंने उसको रिपीट करके 4-5 मतलब मुख्यतः जो फसलें थी 3-4 वो बताई। इसके अलावा इन्होंने इसबगोल से रिलेटेड पूछा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम होती है और इसबगोल की मंडी कौन सी है। फिर पूछा कि इसबगोल लोग बेचने के लिए गुजरात जाते हैं, ऐसा क्यों है, क्या कारण है। गुजरात में कौन सी सबसे बड़ी मंडी है जहाँ पे लोग जाते हैं। तो ये क्वेश्चन थे। इसके अलावा फिर सर ये बॉटनी में आ गए थे, क्योंकि मेरा बॉटनी केमिस्ट्री और जूलॉजी से मेरा BSc था। तो फिर बॉटनी से इन्होंने थोड़ा जो फ्लावर का जैसे स्ट्रक्चर होता है उससे रिलेटेड पूछा कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। फिर पूछा कि जो कोरोला होता है उसका क्या योगदान होता है, क्या वो काम वाम का है, तो वो पूछा था। फिर इंदिरा गांधी नहर पे आगे है ना, इंदिरा गांधी नहर पे मुझे बेसिक क्वेश्चन पूछा था कि आने से जैसलमेर में क्या क्या चेंज आए हैं, पॉजिटिव चेंज क्या आए हैं, नेगेटिव चेंज क्या आए। फिर पूछा कि बाड़मेर में अभी कमर्शियल फार्मिंग में एक क्रांति सी आ गई है, कौन कौन सी फसलें हैं बाड़मेर में जैसे कमर्शियल फार्मिंग यूज हो रही है। तो बाड़मेर वाले रीजन में जैसे अनार वगैरह है, खजूर वगैरह जैसलमेर बाड़मेर में इसको उगाया जा रहा है। तो ये ठीक ठाक मतलब मैं 2-3 मैंने एग्जाम्पल बताए थे, एक आधा उन्होंने भी बताया, ऐसे करके। यहाँ से चेयरमैन मैम को अचानक से कुछ याद आ गया, तो उन्होंने फिर से क्वेश्चन अपने हाथ में ले लिया। तो चेयरमैन मैम ने पूछा कि ऐसी जो कमर्शियल ये क्रॉप उगा रहे हैं बाड़मेर में, इससे आपको लगता है कि किसानों की जो इनकम डबल करने की बात की जा रही है वो हो जाएगी। तो मैंने अपना इस पर ओपिनियन दिया था कि जो हमें ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा चाहिए इसके लिए, लेकिन प्रयास तो किया जा रहा है, ऐसे करके। जो दलवई कमेटी थी उसने 2022 का टारगेट रखा था बेसिकली, जो इनकम को डबल करना था, लेकिन वो हुई नहीं। और उसके लिए ग्रोथ रेट हमें पहले बहुत ज़्यादा चाहिए थी।
अभी भी जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट है अभी तो 2% के आसपास आ गई है। कोविड में थोड़ी अच्छी थी लेकिन वो है नहीं, हमें 6-7% के आसपास चाहिए अगर डबल करना है तो, वो है नहीं। तो ये होता। इसके बाद में जो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि जो इंडिया 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गई है इसका क्या मतलब है, या एक क्वेश्चन और था कि हाँ 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गई है तो लेकिन लोग तो अभी भूखों मर रहे हैं, तो ये पूछा। इसके बाद जो डेवलपमेंट वर्सेस जीडीपी की जो डिबेट है कि हमें दिखाया जाता है कि हम 4th लार्जेस्ट जीडीपी हमारी बहुत बढ़ रही है, इकॉनमी बन गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा भूखे लोग इंडिया में, सबसे ज़्यादा गरीब लोग इंडिया में है। तो ये वाली डिबेट उन्होंने पूछी थी। फिर यहाँ से मैंने वैसे पढ़ के गया था मैं 4th लार्जेस्ट इकॉनमी। इसमें ये होता है कि इंडिया की जीडीपी तो अच्छी है लेकिन पर कैपिटा इनकम में इंडिया की जो रैंक है वो बहुत पीछे है, अराउंड 2800 जो डॉलर के आसपास है। ठीक है, तो वही मैडम ने भी शायद वहीं से पढ़ा था, तो मुझे पूछ लिया कि 2800 अभी कितनी पर कैपिटा इनकम है, तो मैंने बता दी कि मैम 2014 में तो ये 1400 के आसपास थी, अभी डबल हो गई 2880 हो गई। सॉरी। फिर उन्होंने पूछा कि इंडिया की रैंक कौन सी पर कैपिटा में, तो रैंक मुझे याद थी क्योंकि मैंने यहीं से पढ़ा था, 139 है। फिर ये रैंक से बात आगे रैंक में चली गई, तो फिर उन्होंने मुझे 5-6 रैंक और पूछ ली। हैप्पीनेस इंडेक्स की मुझे पूछ ली, पासपोर्ट इंडेक्स की मुझे पूछ ली, हंगर इंडेक्स भी पूछ ली मुझे, और ऐसे करके 5-6 रैंक उन्होंने पूछी थी। 2-3 तो मैंने सही बता दी थी, बाकी मैंने सॉरी बोल दिया था और गैस किया था मैंने कि मैम इसके आसपास है। फिर मैम ने एक क्वेश्चन मुझे और पूछा कि जैसलमेर में मानसून लेट क्यों आता है, तो वो तो मेरा तैयारी क्वेश्चन था। फिर जो ये मैडम बैठी है बोर्ड में है ना, ये जो लेडी मेंबर है इधर, ये साउथ की लग रही थी, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रही थी, है ना। ये जो लेडी मेंबर है ये चेयरमैन है, ये मेंबर 1 है, ये मेंबर 2 है, यहाँ पर मैं हूँ। तो ये लेडी मेंबर है, इन्होंने मुझे बोला कि आपने, मतलब इंग्लिश में ही बोला था कि आपने बीएससी किया है जूलॉजी में, तो बताइए कि जूनोटिक डिजीज़ क्या होती है। ठीक है। इसके बाद में मुझे इन्होंने पूछा कि फिर जूनोटिक में मैंने बताया कि कोविड जूनोटिक है। फिर सार्स और मर्स पूछ लिया कि ये कहाँ से आया था, क्या है। इसके बाद में मुझे बर्ड फ्लू का पूछा, बर्ड फ्लू में ओरिजिन कहाँ से हुआ था। फिर पूछा कि बर्ड फ्लू की जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड कंट्री कौन सी है, इसके बारे में पूछा। और मुझे पूछा कि देखो आप तो जूलॉजी के स्टूडेंट हो, तो मुझे ये समझाओ कि जूनोटिक डिजीज़ क्यों कहते हैं, वो जो साइकिल होता है कि वो कैसे इसमें आता है, एनिमल में कितने दिन वहाँ पर रहता है, बर्ड फ्लू का जो ये तो वायरस है। ये सब उन्होंने पूछा कि मुझे मैकेनिज़्म समझाओ बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं उतना तो नहीं समझा पाया था लेकिन मैंने ट्राई किया था कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है परमिशन लेके। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन थे जैसे कि हाँ, फिर वीपन्स पे बात आ गई थी ना कि केमिकल वीपन्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल वीपन्स क्या होते हैं, किस कंट्री ने अभी तक यूज़ किए हैं, इंडिया का इस पर क्या स्टैंड है, और वर्ल्ड वॉर कौन से में बायोलॉजिकल वीपन्स यूज हुए थे। शायद ट्रीटी का भी पूछा था कि कौन सी ट्रीटी है इनसे रिलेटेड करके, और यही कुछ क्वेश्चन थे। इसके बाद में मुझे सच कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। हाँ, फिर यहाँ से चेयरमैन मैडम फिर एंट्री ले लेती है। चेयरमैन मैडम लास्ट में एक बार दोबारा से, ये 3rd टाइम मैडम पूछ रही है मुझसे, है ना क्वेश्चन। थोड़ा लास्ट में तो चेयरमैन पूछते ही हैं, तो क्योंकि मैडम के ना संगीता आर्या मैडम की म्यूज़िक को सब PhD में सब्जेक्ट रहा है शायद, जहाँ तक मैंने देखा। तो मैडम ने पूछा कि जैसलमेर में जो फेमस सिंगर कौन कौन से हैं, तो ये मेरे प्रिपेयर था, मैंने बता दिया। इसके बाद पूछा कि लंगा और मंगनियार में डिफरेंस क्या है, तो ये मैंने बता दिया। ये मैं पढ़ के गया था लास्ट टाइम, मुझे कुछ नोट्स मिले थे, उसमें भी पूछा गया था जैसलमेर वालों को थोड़ा ऑब्वियस से पूछना। हाँ, फिर मैम के मन में एक ऐसा सेंटेंस बोला मैडम ने कि जैसलमेर में पीस तो बहुत है। मैंने कहा मैडम आपने जो रैपिड फायर किया इंडेक्स का, मेरे मन में सोचा, ऐसा बोला नहीं कि रैपिड फायर जो आपने इंडेक्स पूछी है इतनी सारी, उसके बाद तो जैसलमेर में पीस बहुत है। तो ऐसे करके मैडम ने बोला कि थैंक यू, आप जा सकते हो, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ। सॉरी। फिर मैंने सबको थैंक यू बोला, उसके बाद मैंने एग्ज़िट ले लिया। तो मेरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था अच्छा था, मतलब उतना ख़राब नहीं जितने मेरे दोस्तों वगैरह के इंटरव्यू हो रहे थे। जैसे केसरी सिंह सर के बोर्ड में तो क्वेश्चन बहुत सिचुएशनल पूछे जा रहे हैं, कई बच्चे दे भी नहीं चाह रहे। वैसे मेरे प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए
तो मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की। कनेक्ट के जो पूरे नोट्स कनेक्ट ने जो दिए थे, क्वेश्चन बना के दिए थे, उन्होंने बेसिकली राजस्थान पे दिए थे, डिस्ट्रिक्ट पे दिए थे, हॉबी पे दिए थे, सब्जेक्ट पे दिए थे। तो मैंने उनका वो कोर्स लेके रखा था। 1100 रुपये शायद उनका कोर्स था, लेकिन वो मैं ले लिया था। उसमें 2 मॉक दे रहे थे और ऑफलाइन, 2 ऑनलाइन, और बहुत सारा कंटेंट दिया। मतलब 1100 रुपये में वर्थ लगता है वो। और मेरा अब जो प्रिपरेशन पूरा है लगभग, वो मतलब इंटरव्यू का तो लगभग मेरा सारा जो प्रिपरेशन है वो कनेक्ट से ही रहा है। मैंने ट्रांसक्रिप्ट का भी बोला था, और सर ने मुझे, नियन सर ने भी पर्सनली, मैडम ने भी काफ़ी सारी चीज़ें, मैंने फर्स्ट मॉक जब दिया था मेरे स्पीड में इशू थे, उस पर मैंने काम किया, नॉलेज वाइज भी काम किया। और मैंने प्रिपरेशन मतलब वो सारे क्वेश्चन मैंने कनेक्ट के तैयार किए थे। कनेक्ट ने क्या क्या क्वेश्चन दिए अगर आप देखो तो, एक तो सिचुएशनल क्वेश्चन दिए थे, है ना, कि आप अगर एसपी हो, डीएसपी हो तो क्या करोगे, वो है, वो बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैंने सारे सॉल्व किए। बाकी राजस्थान में जो इश्यूज़ क्या क्या है वो भी मैंने लगभग तैयार कर लिए थे। मेरे दोस्त के साथ डिस्कशन होती थी, वहाँ जयपुर रहता था मैं उस टाइम, तो वो मैंने तैयार की थी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पे सारे क्वेश्चन मैंने तैयार कर लिए थे। और मैंने इसके अलावा मेरी जो हॉबी 2 थी, मैंने दोनों हॉबी अच्छे से तैयार की थी। और मेरी, और सच में मेरी हॉबी है, मैंने मतलब बनाई नहीं थी। मतलब पॉडकास्ट मेरी हॉबी है, और मैं पॉडकास्ट देखता हूँ, इंटरव्यू देखता हूँ इसके ब्यूरोक्रेट के, एमिनेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे कोई नेवल ऑफिसर है, साइंटिस्ट है, किसी का भी देखता हूँ। तो मेरी हॉबी है पॉडकास्ट। अगर देखने मेरे को मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे सुबह 4 बज जाएंगे, 5 बज जाएंगे, तो वो आपकी हॉबी होती है, उसको आप अगर जीते हो। कैमल रेसिंग का ऐसा था कि थोड़ा बैकग्राउंड वैसा था टूरिज़्म वाला, उसकी वजह से भी अच्छा लगता है कैमल रेसिंग, तो वैसे हॉबी है। तो हॉबी थी, अच्छे से तैयार किया था। ऑल्दो इन पे क्वेश्चन नहीं पूछा, हॉबी भी मैं बहुत अच्छा था। सिचुएशनल क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पहले थोड़ा यूपीएससी वाला प्रिपरेशन किया हुआ है, उसकी वजह से भी मैं सिचुएशनल क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हैंडल करता था। लेकिन मुझे इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। एक पूछा था कि टूरिज़्म में आप इनोवेटिव क्या करोगे, आपको टूरिज़्म सेक्रेटरी बना दे, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, लेकिन वैसा सच नहीं पूछा। राजस्थान के ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे, एक आधा पूछा था कि राजस्थान की इंडस्ट्रीज़ वगैरह का मुझे याद आता है कि कौन कौन सी, ऐसा करके। बाकी डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा पूछा मुझे, टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा पूछा, एग्रीकल्चर भी क्वेश्चन पूछ लिए। इतने मेरे कोर एरिया नहीं थे। फिर भी मेरा इंटरव्यू ठीक ठाक हो गया, 70% तो पॉजिटिव हो गया। बच्चों के बहुत वैसे जा रहे थे, और मैंने जितना एफर्ट डाला था मुझे लगता है ठीक हुआ मेरा उसके हिसाब से। और बोर्ड भी, जैसे संगीता मैडम का बोर्ड है, हालांकि ये अफवाह है, इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन संगीता मैडम का बोर्ड है, वो जो है, मतलब जो अपने को ट्रांसक्रिप्ट में आता है, जो ये कनेक्ट वाले तैयार करवा रहे हैं या कोई कोचिंग वाले तैयार करवा रहे हैं, उस लाइन पे थोड़ा ये संगीता मैडम और मंजू मैडम पूछ रही है ना, मीना सर भी कुछ पूछ रहे हैं। लेकिन जो केसरी सिंह सर का बोर्ड है वो ज़्यादा फोकस कर रहा है आपकी ग्रेजुएशन पे, बीएससी के सब्जेक्ट पे। तो मेरी एडवाइस तो यही है, जिन लोगों का मतलब 6th फेज़ में भी बच्चा है या 7th फेज़ में है सॉरी, नेक्स्ट मंथ पूरा चलने वाला, आप देखो इसको इग्नोर मत करो। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट आप ऊपर से ही पढ़ लो। मैंने पढ़े थे और मेरे को बहुत काम आए। मुझे जूलॉजी के बहुत क्वेश्चन पूछे, मुझे बॉटनी के बहुत क्वेश्चन मुझे पूछे, केमिस्ट्री के थोड़े से पूछे थे, उतना नहीं, 3-4 क्वेश्चन थे लेकिन पूछे। लेकिन मैं हर क्वेश्चन में इंगेज कर पाया, हर क्वेश्चन को थोड़ा कुछ बता पाया, तो उनको लगा कि हाँ कुछ तो नॉलेज है, इसको एकदम ब्लैंक नहीं हुआ मेरा। तब मोटा पढ़ लो यार, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3-4 दिन लगते हैं पढ़ने में, और ऊपर से देखा ही जा सकता है, इतना कोई इशू नहीं है। यूट्यूब के आपको कई मैराथन मिल जाएगी अगर बीएससी वगैरह है, और बाकी सब्जेक्ट है तो भी मैराथन तो मिल ही जाती है। यूपीएससी ऑप्शनल की मैराथन सर्च कर लो, उस टाइम से आपको कंटेंट मिल जाता है। लेकिन इसको इग्नोर मत करो, क्योंकि अगर आपका बीएससी वाला जो सब्जेक्ट है या बीए वाला जो सब्जेक्ट है, एमए वाला जो सब्जेक्ट है, वो अगर आपका अच्छा है तो फिर आपको इशू नहीं आएगा। जैसे मेरा एक दोस्त है, मतलब उसने एमए इंग्लिश लिटरेचर से किया था, तो अब इंग्लिश लिटरेचर उसने इतना अच्छे से नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ थिंकर्स वगैरह के, जैसे राइटर्स वगैरह के नाम वहाँ पूछ लिए, तो उसको दिक्कत हुई, थोड़ी सी दिक्कत हुई, उतनी तो नहीं, हाँ संभाल लिया था उसने। लेकिन ऐसा है, तो आप बेसिक पढ़ के जाओ, अच्छे से जाओ। ओवरऑल मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अच्छा है, और मेहनत करी थी। 2023 में से मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, ऑल्दो मैंने यूपीएससी की तैयारी करी हुई थी, तो वही काम आई थी मतलब यहाँ पे। लेकिन आरएस का पैटर्न बहुत अलग है, मेंस का पैटर्न बहुत अलग है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है। और फाइनली ये वो जगह है जहाँ काफ़ी सारे बच्चे फ़ोटो खिंचवाते रहते हैं। मैंने भी खिंचवा लिया था एक फ़ोटो, तो याद के लिए बनता ही है। आप यहाँ तक बहुत मतलब बड़ी जर्नी होती है, संघर्ष करके आप पहुँचते हो। 2019 में मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद इतना अवेयरनेस नहीं था, इधर उधर के एग्ज़ाम भी दिए, फिर सिविल सर्विसेज में आना हुआ, उधर कुछ एग्ज़ाम दिया, असिस्टेंट कमांडेंट दिया,
ऐसे करके लंबी जर्नी है। प्रिपरेशन 2 मेंस मैंने दिए हैं आरएएस के, इसके रिगार्डिंग, और आरएएस की मुझे थोड़ी ये आरपीएससी की अब फिलोसफी थोड़ी समझ में आने लगी है। इसके रिगार्डिंग प्री की कैसी प्रिपरेशन करनी है, जब मुझे टाइम मिलेगा तो अपन थोड़ा इस पर फोकस करेंगे। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बता दूंगा। बाकी तो मतलब किसी को कुछ पता नहीं इतना आरपीएससी का, लेकिन अब जो एक ट्रेंड चल रहा है उसके ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो कोचिंग्स को साइडलाइन करने की आरपीएससी मतलब एकदम वो बोलती है ना कि हाथ में ज्वाला लेके चल रही है ना, हाथ में ज्वाला है कि कोचिंग जहाँ दिखे ना उसको ही भस्म कर देगी। मतलब मुझे लगता है कि मेंस के पेपर तो भाई साहब ऐसे बना रहे हैं, लगता है कि जो 5-6 मेन कोचिंग है जिनकी लोग कोचिंग कर रहे हैं उनके सारे नोट्स पढ़ने के बाद पेपर बनाया जाता है, ऐसा मुझे लगता है। 2 मेंस देने के बाद आपका ओवरऑल नॉलेज काम आता है, और मतलब बहुत कम स्ट्राइक रेशियो है। बड़े से बड़े कोचिंग है, स्ट्राइक रेशियो है 25% के आसपास, बड़े से बड़े कोचिंग का। कनेक्ट है, कनेक्ट का कंटेंट अच्छा है, बहुत मतलब थोड़ा ज़्यादा कंटेंट है, लेकिन कंटेंट अच्छा है अगर आप फाउंडेशन पढ़ते हो। हालांकि कंटेंट पे अब सिरामिक वालों ने भी अच्छा काम किया है, बूस्टर ने भी अच्छा काम किया है, और स्प्रिंग बोर्ड वालों ने भी अच्छा काम किया। तो अब भी लेकिन जो कंटेंट इस बार का जो कंटेंट था अच्छा था, 2000 जो ये 24-25 वाला मैच था, फिर भी जो कंटेंट का स्ट्राइक रेशियो था ना वो 25 से 30 हो पाया है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा है। 30% ही स्ट्राइक रेशियो है। 30% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल रहे हैं, वो भी इतना एग्जैक्ट तो नहीं है अगर आपको चीज़ें पढ़ी हुई है इधर उधर सी। हाँ, कोचिंग वाले बोलेंगे ये मेरे इसमें था थोड़ा था, वो 1 लाइन थी, पीछे की 4 लाइन नहीं थी भाई। तो उस हिसाब से अप्रोच को चेंज की जा सकती है। अप्रोच कोई वैसी चेंज नहीं होगी, पढ़ना आपको बेसिक कोचिंग वाला तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके ऊपर क्या थोड़ी साथ साथ चीज़ें करनी है वो मैं बता दूंगा। क्योंकि मुझे यूपीएससी का भी एक्सपीरियंस है, ऑल्दो मेरा यहाँ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, इसलिए मैं आरपीएससी में किया है। फिर भी आंसर राइटिंग वगैरह अच्छी है, उस चीज़ के दिखा देंगे आपको। तो प्रीलिम्स वगैरह के लिए बाद में स्ट्रेटजी आती रहेगी। सेकंड वीडियो है ये, टेक्निकल चीज़ों का उतना पता नहीं है मुझे, कुछ इश्यूज़ हो तो आप माफ़ कर सकते हैं। बाकी देखते हैं, टाइम मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। 5-6 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, और बाकी चीज़ें नहीं पता, लेकिन एक चीज़ अपने बारे में मतलब मुंह से नहीं बोलता हूँ, हार्ड वर्क मैंने किया है काफ़ी, और कई बार मतलब गधा वर्क भी कह सकता हूँ उसको। उसका रीज़न ये है कि कई बार गाइडेंस नहीं होती ना स्टार्टिंग में, अपने को गांव से आते हैं, पता नहीं चलता चीज़ें कैसे करनी है, उस वजह से पर पढ़ते बहुत लेकिन रिजल्ट कई बार नहीं मिलते। तो जो स्मार्ट वर्क वाला काम है वो धीरे धीरे जाके समझ में आया, अब चीज़ें समझ में आती है कि कैसे क्या करना है, उसके रिगार्डिंग अपन लाते रहेंगे धीरे धीरे। हाँ, आज के लिए थैंक यू। रात के 2 बज गए हैं, सोते हैं। गुड नाइट आप सभी को, और क्या और चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, टाइम मिलेगा करेंगे। मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन वापस थोड़ा स्टार्ट कर दिया है, तो उसकी वजह से थोड़ा इस बार है कि थोड़ा ढंग से दे रहा हूँ, पुरानी गलतियाँ बनतियाँ छोड़ के। ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा तो निकल जाएगा, देखते हैं, साथ साथ तो चल ही रहे। चलिए गुड नाइट आप सभी को।